जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ एनालिसिस में। आज है 21 अक्टूबर और हम करने वाले हैं जैसे कि हम करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से। 21 अक्टूबर को क्या हुआ था याद है? कल ही मैंने बताया था कि आज गगनयान मिशन का फर्स्ट टेस्टिंग जो है वो होने वाला है। याद आया कि नहीं? तो चलो शुरू करते हैं हम आज की हमारी फर्स्ट न्यूज़ से, जो बात कर रही है नमो भारत रैपिड रेल के बारे में। कल के हमारे आर्टिकल में हमने नमो भारत रैपिड रेल आरआरटीएस के बारे में सारी डिटेल्स देखी थी, राइट? कि वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, क्या होगा, उसका इनॉग्रेशन होने वाला था जो कि कल हुआ, राइट? अब थोड़ी सी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं ना, इसके बारे में फटाफट से समझ लेते हैं और हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आरआरटीएस कहाँ पे शुरू हुआ है? गाजियाबाद, राइट? जो दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ेगा, जैसे साहिबाबाद से लेके दुहाई डेपोट तक ये जो फर्स्ट फेज का जो नेटवर्क है वो चला था। टोटल जो किलोमीटर है वो 82 किलोमीटर्स की रेंज में चला है, राइट? लेकिन अभी फिलहाल 17 किलोमीटर की स्ट्रेच से 17 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसको टेस्ट किया गया है। 82 किलोमीटर्स का बनेगा, 1.5 साल लग जाएगा उसको कंप्लीट होने में, राइट? सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ हमको यहाँ पे ये समझनी है कि ये जो आरआरटीएस है ये कंप्लीटली सिंबल है नारी शक्ति का। अब आप लोग बोलोगे मैम नारी शक्ति का कैसे? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए प्राउड फीलिंग है कि इसका एंटायर सपोर्ट स्टाफ जो है वो वुमेन ने किया हुआ है, राइट? एंटायर सपोर्ट स्टाफ ऑफ द ट्रेन आर वुमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी के अलावा हमें एक चीज़ और समझनी है कि फेज़ 1 जो है वो किस किस को कनेक्ट करेगा? दिल्ली को कनेक्ट करेगा, ये आए रह गया था, दिल्ली को कनेक्ट करेगा, देन यूपी, हरियाणा, राइट, एंड राजस्थान, और उसी के साथ साथ अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री को भी धीरे धीरे करके कनेक्ट करने वाला है। ओके, अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में भी नमो भारत जो आरआरटीएस सिस्टम है वो एस्टैब्लिश होगा। एंटायर रेलवे जो है वो 10 ईयर्स के भीतर ही चेंज होने वाला है। ये भी कहा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि 10 ईयर्स के भीतर, 10 ईयर्स के अंदर सारी की सारी चीज़ें जो है वो चेंज होंगी। और उसी के साथ साथ गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आरआरटीएस से क्या होने वाला है। इन शॉर्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो होगी ही, क्या होगी? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो होगी, बट उसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी फॉर द यूथ्स, राइट? एंड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन भी होगा इंडियन रेलवे का। जो जो टारगेट है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का, वो ज़्यादा दूर नहीं रहा है, अब वो धीरे धीरे करके हम उसको पास लेके आ रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आरआरटीएस से हम एक तरह से बोलने जाए तो जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे है उसकी तरफ जा रहे हैं। किस तरह से? त्रिवेणी ऑफ अमृत भारत, नमो भारत एंड वंदे भारत। ये तीनों एक सिंबल है किसकी? इंडियन रेलवे की मॉडर्नाइजेशन की। सो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखने हैं। ओके, ये सारी चीजें थी, बाकी हमने कल ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। ओके, सो दिस इज इंडियाज ओन ट्रेन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फाइन, सो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज के डेट में कोई आर्टिकल इजराइल पैलेस्टीन इस पे ना है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, कल भी हमने एक देखा था, आज भी हम देख रहे हैं, बट ये थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि इजराइल चिप मेकर टॉवर मेक सेकेंड बिड टू एंटायर इंडिया विद फैब यूनिट। इजराइल चिप मेकर टॉवर जो है उसने सेकेंड बिड किया है कि इंडिया में एक फैब यूनिट को एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ तो हम समझ गए कि चिप फैब यूनिट को एस्टैब्लिश करना है, बट इसका हमें क्या यूज़ है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन रहेगा इंडिया के लिए, राइट? कि फैब्रिकेशन यूनिट हमारे कंट्री में सेटअप होगा। उसके अलावा मेगा एफडीआई आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक वेंचर रहेगा, राइट? जो क्रिटिकल फैक्टर्स इन सारी चीज़ों की है, एंड इसके ऊपर हम लोग तो बोल रहे हैं कि फैब यूनिट एस्टैब्लिश होगा, बट ये सारी चीज़ें अब डिपेंड करेगी किसके ऊपर? इजराइल पैलेस्टीन वॉर के ऊपर भी, कि चीज़ें कैसे होंगी, क्या होगी, किस तरह से ये चीज़ें एंड अप होगी। यहाँ पे यूनिट जो है वो लगेगी तो कब तक लगेगी? इजराइल एंड पैलेस्टीन के जो रिलेशंस है वो सब चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे, राइट? सिर्फ उन कंट्रीज़ पे नहीं, बट हम पे भी, ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। इसके ऊपर आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, चलो बट उसके पहले देख लेते हैं। सैड डिमाइस हुआ है गाइज अदी गलर जी का, जो बहुत ज़्यादा, मतलब अभी मैं इनके बारे में आपको बताऊँ तो बॉर्न एज डी सुब्रमण्यम एंड ही वॉज द कस्टोडियन ऑफ सिग्निफिकेंट रिलीजियस मूवमेंट। वो सिर्फ सिग्निफिकेंट रिलीजियस मूवमेंट के कस्टोडियन नहीं थे, बट एक टॉर्च बेरर थे। टॉर्च बेरर कैसे? रिनाइसेंस तो आपने पढ़ा रहेगा हिस्ट्री में। व्हाट डू यू मीन बाय रिनाइसेंस? रिनाइसेंस का क्या मतलब होता है? एक चेंज, किसी भी तरह से एक चेंज लाना, एक मूवमेंट लाना। वही मूवमेंट ये लेके आए थे स्पिरिचुअल रिनाइसेंस का फॉर द लोअर क्लास
तमिल पॉपुलेशन स्पेशली वुमेन डिवोटीज, उन्होंने सिर्फ वुमेन डिवोटीज को प्रोत्साहन नहीं दिया आगे आने का, बल्कि उनको डिवोटीज से लेके प्रीस्टहुड तक भी लेके गए, राइट। सिर्फ डिवोटीज ही नहीं, उनको प्रीस्टहुड तक भी लेके गए। इसीलिए हमें देखने मिलता है तमिलनाडु में मेल प्रीस्ट के साथ साथ वुमेन प्रीस्ट भी हमें इनकी वजह से देखने को मिलती है, राइट। एंड बाकी ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ लो, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे मैं ये बताऊंगी कि इनकी जो सैड डिमाइज हुई है, फिर तमिलनाडु के जो सीएम है M.K. स्टैलिन, उन्होंने बोला है कि फ्यूनरल जो है दैट वुड बी कंडक्टेड विद स्टेट ऑनर्स के साथ इनका जो फ्यूनरल है वो कंडक्ट किया जाएगा। ह्यूज पर्सनालिटी, आपको पढ़ना चाहिए, सोशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी इस टॉपिक के हिसाब से, ओके। सो चलो हम आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं हमारे पेज नंबर 11 के आर्टिकल के ऊपर। एक्चुअली आप देख सकते हो एट द स्टेक फॉर इजराइल। अब ये एट द स्टेक फॉर इजराइल क्या है? सी, बहुत ही सिंपल सी बात है, आज के ज़माने में क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, राइट। ग्लोबलाइजेशन है, एक कंट्री में अगर कोई भी चीज़ होती है ना, मान लो, तो उसका इम्पैक्ट पूरे एंटायर ग्लोब पे होता है, सिर्फ और सिर्फ उन एक या उन दो कंट्रीज़ के बीच में नहीं होता है। जैसे कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो वॉर चल रहा है ना, उसका इम्पैक्ट सिर्फ उनकी नेबरिंग कंट्रीज जॉर्डन, इजिप्ट और अरेबियन कंट्रीज जो है वो सिर्फ उन पे नहीं हो रहा है, बट ग्लोबली दूसरों पे भी हो रहा है। अब भैया ग्लोबली दूसरों पे कैसे हो रहा है? इंडिया तो कितनी दूर है इजराइल से, हम पे कैसे इम्पैक्ट होगा? हम पे इम्पैक्ट होगा थ्रू दिस इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर विल बी विक्टिम ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंट है ना सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से एक दूसरे के ऊपर। अब आप सोचो इतने टाइम से इजराइल, ठीक है, इजराइल और जो अरब कंट्रीज है उनके बीच में एक बहुत अच्छा पीसफुल अच्छा बॉन्ड बन रहा था, लेकिन सडनली जो ये वॉर शुरू हो गया उसके बाद क्या हो गया, जो इतना अच्छा जो रिलेशन उनका बनते जा रहा था ना अरब कंट्रीज के साथ में, उसको कहीं ना कहीं सेटबैक आ गया, राइट। एंड जो ग्लोबल साउथ, जैसे ग्लोबल नॉर्थ बोलते हैं ना हम, वैसे जैसे ग्लोबल नॉर्थ बोलते हैं वैसे ग्लोबल साउथ का जो ये इनिशिएटिव था, विच इनिशिएटिव एम आई टॉकिंग अबाउट, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कहीं ना कहीं पे पीछे रह गया है, राइट। क्यों? क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये वॉर कब एंड होगा, क्या होगा। 2 हफ्तों से तो अभी चल रहा है, बट आगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन के से बेटर मैं बोलूँ कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये किसी को नहीं पता, नेबर्स को भी नहीं पता, तो हमको क्या पता होगा, राइट। हमें कैसे पता होगा? एंड ये सारी चीज़ें एक सेटबैक रहेंगी, फाइन, ग्लोबल साउथ के इनिशिएटिव के लिए, ओके गाइस। तो चलो आगे चलते और देखते हैं क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट। अब ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके पॉलिटी के हिसाब से, राइट, पॉलिटी के हिसाब से, उसमें आप पार्लियामेंट में पढ़ते हो ना कि क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग टाइप के, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, राइट, उसका किस किस तरह से जवाब देते। तो अब ये मामला तो जो है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हुआ क्या है यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि Ethics Committee of Lok Sabha will hear oral evidence from BJP MP Nishikant Dubey on his allegation that TMC MP Mahua Moitra has accepted bribe, कि उन्होंने bribe accept किया है। एंड मोइत्रा जी बोल रही है कि वो डिनाई कर रही है इन सारे एलिगेशंस को, फाइन। बट थर्सडे को क्या हुआ था? ऑन थर्सडे दर्शन हीरानंदानी जो कि CEO है हीरानंदानी ग्रुप के, उन्होंने बोला कि मोइत्रा ने उनको पार्लियामेंट का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दिया था ताकि वो डायरेक्टली जो क्वेश्चन है उनके बिहाफ से पोस्ट कर सके। देखो अब हमें नहीं पता कि हुआ क्या है, नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंस रखता है जैसे ये क्वेश्चंस, व्हेन एंड हाउ कैन द MP आस्क क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट, कब कब क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि उठ गए आज मुझे ये क्वेश्चन पूछना है बस पूछ के रहेंगे, ऐसे तो नहीं होता है। 15 डेज की नोटिस देनी होती है, 10 डेज की नोटिस देनी होती है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हो। हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन एन MP आस्क, जैसे कि कितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं MP पर डे, राइट। 5 नोटिस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बोथ ओरल एंड रिटन आंसर्स उनको उस चीज़ के ऊपर मिलेंगे। देन हाउ आर नोटिस फॉर क्वेश्चन सबमिटेड, किस तरह से क्वेश्चन के नोटिस आप सबमिट कर सकते हो। एक तो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो ID पासवर्ड से आप लॉग इन करके, राइट, जिसके ऊपर ये बवाल हो रखा है। एंड एक तो आप ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हो पार्लियामेंट्री नोटिस ऑफिस से, प्रिंटेड फॉर्म में सबमिट किया जा सकता है। ये 2 तरीके हैं। हाउ इज एडमिसिबिलिटी डिसाइडेड, सी ऐसा नहीं है कि कोई भी MP ने कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया उठा के, ऐसा नहीं पूछ सकते, राइट। उसकी भी कुछ लिमिट्स होती है, जैसे आपके एग्जाम में लिमिट्स होती है ना, इतनी वर्ड्स के आंसर होने चाहिए, मेंस में होती है ना लिमिट, इन द सेम वे क्वेश्चंस में भी यहाँ पे लिमिट होती है कि आप 150 वर्ड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। 150 क्वेश्चन का, 150 वर्ड का क्वेश्चन का इधर
भाई लिमिट होता है, उसके ऊपर से क्वेश्चन के इश्यूज क्या होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि भाई उसको समझाते समझाते उस क्वेश्चन का आंसर देते देते ही इतने दिन निकल गए, राइट। वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो वो भी डिसाइड करता है कि क्या ये क्वेश्चन एडमिसिएबल है। जैसे एडमिशन होता है ना किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन होता है ना, तो उनके एंट्रेंस होते हैं, राइट। या आपके सर्टिफिकेट्स के ऊपर आपको एडमिशन दिया जाता है। उसी तरह से क्वेश्चन किस तरह का है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, उस तरह से उस क्वेश्चन को भी एडमिट किया जाता है पार्लियामेंट में। ऐसी नहीं कि एमपी है तो कोई भी पूछ लो, राइट, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, ऐसा नहीं होता। और ऑल क्वेश्चंस आंसर्ड इन पर्सन, तो ये भी आपको पता है कि नहीं, ऑल क्वेश्चन इन पर्सन आंसर नहीं किया जाता है। कुछ स्टार्ट होते हैं, कुछ अनस्टार्ट होते हैं, कुछ ओरली आंसर होते हैं, कुछ रिटन फॉर्म में आंसर होते हैं, राइट। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है जो 10 डेज के शॉर्ट नोटिस पे पूछा जाता है एंड वो ओरली आंसर किया जाता है। फाइन। तो यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है, पॉलिटी के जो क्वेश्चंस है उसको आपको ध्यान से पढ़ने हैं, दैट इज डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में क्वेश्चंस पूछना जरूरी क्यों है। वाई आस्किंग क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, क्या जरूरत है क्वेश्चंस पूछने की, इजीली सारी चीजें हो सकती है तो क्यों पूछने क्वेश्चंस, क्योंकि ये डिवाइसेस है। सी, जब एक बिल बनता है, राइट, या जब एक पॉलिसी बनती है, एक बिल बनता है, व्हाट्सो एवर इट इज, तो जो बना रहा है वो तो अपने हिसाब से बनाता है, लेकिन सामने वाले को उसमें कुछ कोई भी चीजें दिख सकती है ना, एक पर्सपेक्टिव से और 10 पर्सपेक्टिव। seeing a thing from one perspective and seeing a thing from 10 perspectives are a different thing, right। क्वेश्चंस पूछना अधिकार क्यों है, क्यों क्वेश्चंस पूछी जाते हैं, क्योंकि हमें चीज़ों को बेटर बनाना है, राइट, हमें चीज़ों को बेटर बनाना है। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल, बोल रहा है रेट कट्स नॉट ऑन एजेंडा, आरबीआई रिमेन्स एक्स्ट्रा विजिलेंट ऑन इन्फ्लेशन। हमारे जो आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उन्होंने कहा कि आरबीआई क्या टारगेट कर रहा है कि 4% टारगेट है इन्फ्लेशन रेट का, कि इन्फ्लेशन का जो रेट है उसको हमें 4% 4% तक लेके आना है। आपको बता दूं कि अगस्त में जो इन्फ्लेशन रेट था वो था 6.83%, ये पॉइंट हट गया इधर से, देखो 6.83%, एंड सितंबर में ये हुआ 5.02%। ओके, और अब क्या टारगेट है, अब है कि इसको 4% लेके आना है। बट उन्होंने एक चीज बोली है कि सॉरी देयर इज नो सच एजेंडा अबाउट इट, कि आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस नहीं करने वाला है। अगर आपको ये लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस करेगा तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होने वाला है। एंड इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को रेफर करते हुए भी उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट करेगी, बट हम रिड्यूस नहीं करेंगे इंटरेस्ट रेट्स। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमपीसी का क्या टारगेट है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या टारगेट है कि इन्फ्लेशन रेट को 4% तक लेके आना है, राइट, तभी ही सस्टेन हुआ जाएगा, तभी ही सस्टेनेबिलिटी रहेगी। ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, उसी को हम अचीव करेंगे। फाइन, बाकी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इन शॉर्ट रेट कट्स नहीं होने वाला है, ये उनके एजेंडा में है। फाइन, अब यहाँ पे थोड़ा इन्फ्लेशन की बात कर ही लेते। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, सिंपली इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, राइट। इट मीन्स इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, एंड इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन क्या किया जाता है पता है, रेट्स में चेंजेस किए जाते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये आपके इकोनॉमी के पार्ट में आएगा, राइट। सो ये आर्टिकल आपके इकोनॉमी के पार्ट में आएगा गाइस। तो मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ें क्या होती है, कौन से डिवाइसेस होते हैं, ये आपको एक बार ध्यान देना है क्योंकि ये न्यूज़ में आया है। सो गाइज, आज के लिए इतने ही आर्टिकल्स थे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। ओके, एंड किसी भी तरह की अगर आपको करियर के किसी भी स्टेज पे काउंसलिंग की ज़रूरत है, सो यू नो वी हैव द बेस्ट काउंसलर्स ओवर हियर, आपको सारी की सारी हेल्प यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, सो इसी तरह से अच्छे डेली न्यूज़ एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और चलो मिलते हैं कल हम लोग इसी तरह से न्यूज़ के साथ। सो बाय एवरीवन, टेक केयर।